हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया जब 12 तारीख से वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेगी तो नजरें होंगी टीम कॉम्बिनेशन पर कि इस बार आप कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका देंगे। और 2-3 स्पॉट हैं जिन पर नजरें होंगी क्योंकि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन आपकी सोच को दर्शाएगा कि आप आने वाले भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं और आपकी अप्रोच कितनी पॉजिटिव है और कितनी बेहतर है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जिसमें जो जगह रहेंगी उसमें आप देखेंगे कि ओपनिंग का जो स्लॉट रहेगा वहां पर आप किसको सेलेक्ट करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में, और साथ में ओपन कौन करेगा वो एक सवाल रहेगा। उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन मेन जो टीम कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रहेगी वो गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को फास्ट बॉलिंग में तो जरूर आपको कुछ फास्ट बॉलर चाहिए, बट इस दौरे पर आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा। क्या आप 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे या आप 3 स्पिनर्स के बारे में भी यहां पर सोचेंगे। अगर आप उस तरह से सोचते हैं तो मैं कहूंगा कि यह बहुत ज्यादा डिफेंसिव सोच है। आपको फास्ट बॉलिंग तैयार करनी पड़ेगी और इस तरह से अगर आप 2-2 फास्ट बॉलर इन टेस्ट मैच खिलाते रहेंगे तो फिर कभी भी आप अपनी फास्ट बॉलिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे और आप उसी ढर्रे पर चलते रह जाएंगे जो आप पहले चलते रह गए। सो कहीं ना कहीं वो जो अक्षर पटेल का सिलेक्शन है उसको आपको पिक्चर से बाहर निकालना पड़ेगा और आपको 2 स्पिनर्स के साथ खेलना ही पर्याप्त रहेगा। अब बात करते हैं हम फास्ट बॉलिंग की। फास्ट बॉलिंग में अभी आप देखें सो इंडिया के पास 4 ऑप्शन है। 4 में आप सिराज की बात करेंगे, नवदीप सैनी की बात करेंगे, मुकेश कुमार की बात करेंगे और जयदेव उनादकट की बात करेंगे। इनके साथ में शार्दुल ठाकुर की बात और हो सकती है, लेकिन क्या शार्दुल ठाकुर आपके 3 तेज गेंदबाजों में होने चाहिए? जी नहीं। देखिए एज ए पैकेज जब आप देखेंगे तो जरूर वो टीम को बैलेंस देते हैं और टीम के चौथे तेज गेंदबाज हो सकते हैं, क्योंकि गेंद से कंट्रीब्यूट करने की बात हो, बल्ले से कंट्रीब्यूट करने की बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे और इंडिया के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं उनसे देखने को मिला है। लेकिन जब आप अपने 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो वहां पर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। शार्दुल ठाकुर के साथ ये है कि उनको विकेट्स निकालना आता है और समहाउ किसी ना किसी तरह से वो विकेट निकाल करके दे देते हैं, लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग की बात होती है वो उनको 11 में और 3 गेंदबाजों में खिलाने से डिग्रेड जरूर होगी। और आप फ्यूचर पर भी एक नजर जमाए हुए हैं कि आपकी फ्यूचर फास्ट बॉलिंग किस तरह से तैयार होगी। हालांकि यहां पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास नजर नहीं आते। जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें जैसे मुकेश कुमार की बात की जाए, बहुत आउटस्टैंडिंग उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट रही है जिसका रिवॉर्ड उनको मिला है और यहां पर मुझे लगता है कि उनका डेब्यू तो बनता है, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट की स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो उनके पास वो स्किल भी है और वो खास चीजें भी हैं जो आपको रेड बॉल में चाहिए होती हैं। गेंद को मूव कराने की बात, स्विंग कराने की बात या सीम कराने की बात, वो सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं और ये चीज उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दिखाई है। पेस की भी बात करें तो अच्छा डिसेंट पेस पर गेंदबाजी करते हैं और 140 के आसपास की गति जो है वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी पेस है और उस पर अगर आपके पास काबिलियत है गेंद को मूव कराने की तो डेफिनेटली आप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक सिराज तो फॉर श्योर कैंडिडेट होंगे जो खेलेंगे ही खेलेंगे और इंडिया के लिए इस वक्त अगर कोई बेस्ट फास्ट बॉलर है अक्रॉस फॉर्मेट अगर बात की जाए जो अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली मोहम्मद सिराज है। और पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरह से गेंद डाला है, जिसकी शुरुआत शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट से ही हुई थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप जो 2 तेज गेंदबाज बच गए उनमें से किसको खिलाएंगे और वहां मुकाबला आपको नवदीप सैनी और साथ में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जयदेव उनादकट के बीच देखने को मिलेगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू जयदेव उनादकट, बट जयदेव उनादकट आज की डेट में क्या आपके फ्यूचर हैं? उन्होंने बहुत अच्छा किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में और अगर ओवरऑल आप देखेंगे नंबर्स उनके इन डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास गेम खेल चुके हैं और उनके लिए यह भी है कि पहले इंडिया खेल चुके हैं 2 टेस्ट मैचेस हालांकि उन्होंने खेले। एक पहला 2010 में खेला था और उसके बाद एक टेस्ट मैच उन्होंने अभी हाल फिलहाल जो खेला था। सो 2 टेस्ट मैचेस ही वो ओवरऑल इंडिया के लिए खेले। लेकिन क्या वो आपके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हैं?
क्योंकि आप शायद एक नजर ये है कि आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन योर अटैक चाहते हैं जो एक डिफरेंट वैरायटी और एंगल लेकर के आता हो। उन्होंने जरूर विकेट्स निकाले हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि रणजी ट्रॉफी में जो क्वालिटी होती है, आप बैट्समैन की बात करें, ओवरऑल सारी चीजों की बात करें, उसमें और ऊपर के लेवल में बड़ा फर्क है। आप उनकी गेंदबाजी में वो पेनिट्रेशन आपको नजर नहीं आता। और आप अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी की थी, आपको अपने स्क्वाड में एक ऐसा गेंदबाज जरूर चाहिए जो अच्छी तेज गति से गेंदबाजी कर सकता हो और एटलीस्ट टेल को रैप अप करने की काबिलियत रखता हो। तो आपने ऐसा कोई गेंदबाज अपने स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपके स्क्वाड में जो फास्टेस्ट बॉलर मौजूद है, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे जिसने गेंदबाजी की और तेज गति से गेंदबाजी करने की काबिलियत है, तो वो है नवदीप सैनी। और नवदीप सैनी की भी जो प्रोग्रेशन रही है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है, बिकॉज बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी और गौतम गंभीर ने उनको जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में बैक किया और बहुत वक्त से उनके नाम की चर्चा हो रही है, उनके टैलेंट की, उनकी परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रही है, सबकी चर्चा होती रही है, लेकिन शायद डिलीवरी अगर आप देखेंगे उतनी नहीं रही। उसके पीछे वजह शायद उनकी इंजरीज जो है वो बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि बार बार बीच में इंजर्ड होना फास्ट बॉलर का मोमेंटम कहीं ना कहीं तोड़ता है, और आकर के बार बार वापसी करना और दोबारा से क्रिकेट खेलना। क्योंकि आपको याद होगा कि जो हिस्टोरिक गाबा का टेस्ट मैच था, उसमें ऋषभ पंत के साथ दूसरे एंड पर जो फटी हुई हैमस्ट्रिंग के साथ या पुल कर ली थी उन्होंने, उसके साथ नवदीप सैनी दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो वहां भी वो इंजर्ड हो गए थे। तो अब तक अपने पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इतने वक्त से उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो उनके बारे में खास चीजें क्या है? उनके पास पेस है। अभी जो सेकंड वर्जन ऑफ नवदीप सैनी आपने देखा है, जो उनको ईरानी कप के फाइनल में खेलने का मौका मिला था, वहां उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंद डाला था। और उसके अलावा अगर बात करें, जो हाल फिलहाल उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट और खेली है, वो काफी इंप्रेसिव रही है। इसी वजह से वो इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी भी कर पाए हैं, क्योंकि जो दोबारा से फिटनेस का उनका इशू था उसको उन्होंने एड्रेस कर लिया और फॉर्म भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक रही है। उनके पास वो काबिलियत है कि वो गेंद जो है वो 145 की पेस तक गेंदबाजी कर सकते हैं। जैसे अभी आजकल मार्क वुड की बात बहुत ज्यादा होती है कि वो 150 प्लस पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आप अब से साल भर पहले देखेंगे तो यही मार्क वुड जो थे 140, 45, 142, 43 उस ब्रैकेट में गेंदबाजी कर रहे थे। बट सडनली ऐसा क्या चेंज हो गया कि आप इनको 150, 155, 54 वहां तक गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बार बहुत सारे फास्ट बॉलर के साथ ये चीज देखने में आती है। जब उनका रिदम बेस्ट हो, उनकी फिटनेस अपने पीक पर हो, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के पास वो स्कोप हमेशा होता है कि अगर वो उस पर काम करे तो 5-7 यार्ड 10 यार्ड तक अपनी पेस को बढ़ाया जा सकता है। इसमें आप मिचेल जॉनसन का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो थ्रू आउट द करियर 140 से 145 की पेस पर उन्होंने गेंदबाजी की। बट 2013 का जो एसेज था, वहां पर आपने उनको 150, 155 की पेस तक गेंदबाजी करते हुए देखा। मिचेल स्टार्क का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिन्होंने थ्रू आउट द करियर 140 से 145 उसी पेस पर गेंदबाजी की, लेकिन 2015 के वर्ल्ड कप में आपने उनको भी 150, 155 तक जाते हुए देखा। सो ये कई बार होता है कि अगर गेंदबाज के पास 140-45 की काबिलियत है और वो बेहतर रिदम में है और उसकी फिटनेस उसके पीक पर है, सो ये पोटेंशियली हर गेंदबाज के साथ होता है कि उसके पास वो स्कोप है कि वो अपनी पेस को 150 तक लेके जा सकता है। अगर नवदीप सैनी आज की डेट में 140-42 डाल रहे हैं, तो ये स्कोप हमेशा है कि वो अपनी पेस में 5 यार्ड तो कम से कम और ऐड कर सकते हैं, अगर उनको लगातार खेलने का मौका मिले और रिदम उनका कहीं ना कहीं बेहतर हो। सो एटलीस्ट आपके लिए 148, 150 की पेस तक तो डेफिनेटली टच कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है और साथ में हाइट है, अच्छा डेक को हिट करते हैं और बहुत ही मुश्किल गेंदबाज फिर कहीं ना कहीं स्पेशली टेलेंडर्स और वेस्ट इंडीज के जो नए नए बल्लेबाज हैं उनके लिए हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये सिलेक्शन बड़ा ट्रिकी रहेगा कि आप सेफ खेलना चाहते हैं जयदेव उनादकट के साथ, या आप नवदीप सैनी के साथ थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी शायद हमें भी ये पता नहीं है कि वो किस रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर बेहतर रिदम में हैं और 140-42 की पेस पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके साथ अभी आपके पास एक स्कोप है कि आप उन पर थोड़ा मेहनत अगर करें तो वो पेस भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। और वैसे भी उनकी गेंदबाजी में वो काबिलियत है, क्योंकि कंट्रोल भी है और वैसे भी रेड बॉल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी पिक्स। आप भी बताइए कि आप कौन से 3 फास्ट बॉलर को इस टेस्ट मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं। मैं शायद पिक करूंगा, जैसे मैंने सिराज की बात की है, मुकेश की बात की है, नवदीप सैनी की बात की है। इसमें लोग ये कहेंगे कि आपके तीनों फास्ट बॉलर एक जैसे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। मैं सिर्फ कहने के लिए वो एंगल लेके नहीं आऊंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिलता। सो जबरदस्ती वो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत खिलाइए। आपको अगर टीम की रिक्वायरमेंट और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज नजर आती है तो उसकी तरफ जाइए। अननेसेसरी कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए, वो आप खिला लीजिए। बट नो डिसरिस्पेक्ट टू जयदेव उनादकट, बट शायद टीम के विजन और सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी उसमें लिस्ट में नहीं आते, लेकिन टीम मैनेजमेंट की लिस्ट में आते हैं। तो शायद जो होगा वो आपको पता लग जाएगा टेस्ट मैच के बाद। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो डिस्कशन। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन